अपनी ये जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, आज ये इसकी 10th और लास्ट वीडियो है। इस सीरीज के अंदर मैंने आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए सबके सब आपको चैप्टर वाइज फॉर्म में पढ़ाए, ताकि जब आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लें तो वो फीलिंग और सेटिस्फेक्शन तो आए कि मेरे सारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स रिवाइज हो गए। उसके अलावा जब आप एक वीडियो भी कंप्लीट करते हो तो आपको फीलिंग और सेटिस्फेक्शन है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का मेरा पूरा रिवीजन हो गया। जैसे कि आज अपन एडवांस वर्ब और कंडीशनल के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक, प्लेलिस्ट भी इसकी क्रिएट कर रखी है। आप जैसे यूट्यूब पे जाते हो ना, होम वीडियोस प्लेलिस्ट ऐसे करके दिखता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे, हालांकि नेम अब मैंने इसका चेंज कर दिया, रिवीजन सीरीज नाम से आपको दिखाएगा। तो उसके अंदर आपको सारी की सारी 10 की 10 वीडियोस ये ग्रामर की आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ कमेंट सेक्शन में मेरी ऐप का लिंक आपको पिंड दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर लो। होम पेज पे ही आपको फ्री पीडीएफ नाम से दिखेगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस सीरीज के अंदर मैंने आपको टोटल 100 कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको रटाए नहीं है कि अच्छा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। कोशिश मैंने अपनी तरफ से करी है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूं कि अच्छा ये बना तो क्यों बना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और एग्जाम्पल से मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, इसीलिए ये सीरीज थोड़ी सी हटके। 100 गोल्डन रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, ये तो बहुतों ने पढ़ा रखे हैं, लेकिन आप ये वाली देखेंगे तो इसमें आप यही फर्क नोटिस करेंगे कि इसके अंदर चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझाया गया। ठीक है जी, इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ भी मैं बनवा दूंगा, लेकिन पहले ही बता रहा हूं मुझे 8 से 10 दिन भाई उसमें लगेंगे। जितने अपने 100 कॉन्सेप्ट्स हैं इनको एक प्रिंटेबल सा, ताकि क्योंकि ये वाली स्लाइड तो आप प्रिंट नहीं करा सकते, ब्लैक के अंदर है ना, तो इसकी एक कंसाइज सी प्रिंटेबल टाइप की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन 8 से 10 दिन लगेंगे। वो भी आपको वहीं मिलेगी एप्लीकेशन पे, जहाँ पे सिंगल सिंगल क्लास की पीडीएफ है, कंबाइंड भी आपको वहीं मिलेगी, लेकिन 8 से 10 दिन भाई मुझे लगेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए करते हैं शुरुआत। कॉन्सेप्ट नंबर 91, एडवांस वर्ब में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1 प्लस ING, इसको वर्ब बनते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, है ना। रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग मेन वर्ब हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो आपने बहुत बार देखा है। लेकिन आपने V1 प्लस ING को एडजेक्टिव बनते हुए भी देखा होगा, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता बच्चा, फाइटिंग बुल्स, लड़ते हुए बैल। देखा ये वाला भी कि ये V1 प्लस ING को बहुत बार अपन एडजेक्टिव के रूप में भी काम में ले लेते हैं। ठीक, अब है क्या चीज ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही एक स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर एक एरर क्रिएट होता है, जिसको अपन बोलते हैं रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का एरर, कि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस सही नहीं है, ये जो एडजेक्टिव है इसको सही सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक, जैसे जब आप लिखते हो ना क्राइंग चाइल्ड, रोता हो बच्चा, तो क्राई करने का डूअर कौन है, वो बच्चा है, तो उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कौन है, वो चाइल्ड है। क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल होते हैं, भले ही ये आपने इनके नाम अलग अलग लिख दिए, लेकिन बने तो वर्ब से ही है ना, और वर्ब का सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। तो जब आप लिखते हो क्राइंग चाइल्ड, रोता बच्चा, फाइटिंग बुल्स, लड़ते हुए बैल, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, तो आप नोटिस कर रहे हो कि इसमें जो वर्ब का अंश है, एक्शन तो है ही ना, तो आगे जो नाउन लिखा हुआ वो उसका डूअर है, वो इसके लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की तरह से काम करता है। तो वैसा ही कुछ एरर यहाँ पे क्रिएट होता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस का पहले एक और वेरिएंट लिखता हूँ, इसमें तो एरर है, आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए मैं ऐसे सेंटेंस लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि उसमें भी करेक्शन करना है ना। वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ स्नेक। मान लीजिए मैंने ऐसे सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब पढ़ते सबको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ स्नेक, यानी पार्क में चलते हुए उसने एक सांप को देखा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ते ही आपको एक क्लैरिटी होगी कि ये दोनों काम ही कर रहा है, सांप को देखने का काम भी ही कर रहा है और पार्क में वॉक करने का काम भी ही कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ अ स्नेक। वही बात है ना, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क, जब वह पार्क में चल रहा था उसने एक सांप को देखा। या तो मैं ऐसे लिख दूं या डायरेक्ट लिख दूं वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ स्नेक। अब दोनों स्ट्रक्चर क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों बातें ही के लिए ही लिखी गई हैं। इन दोनों बातों का रेफरेंस ही है, सॉ के लिए भी सब्जेक्ट ही है, और ये जो वॉक एक्शन का डूअर है, जैसे मैंने आपको बोला फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता बच्चा, उसमें जो एक्शन है उसका डूअर कौन है, वो नाउन कौन है, जो साथ में लिखा हुआ। बस इसमें क्या कर दिया ना, ये इन द पार्क बीच में जबरदस्ती का अड़ा के आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये एडवर्ब टाइप का स्ट्रक्चर लगा के आपको परेशान कर रहा है, लेकिन ये वॉकिंग का भी तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ही है, हाँ के ना। अब करेगा क्या, अब जैसे ये वाला सेंटेंस तो नो एरर है, लेकिन अब इस सेंटेंस को देखो,
वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम। वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक बिट हिम। पार्क में चलते हुए एक सांप ने उसको काट लिया। हिंदी कर रहे हो तो कुछ कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सोचने की कोशिश करो, ये वॉकिंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस अपन कॉमा के बाद इधर लिखते थे। अब ये जो लिख दिया इसका पता मतलब क्या होगा? वो सांप जो पार्क में वॉक कर रहा था ना, वो सांप जो पार्क में वॉक कर रहा था उसने उसे काट लिया। तुमने तो सांप सांप को वॉकिंग कराने भेज दिया, है ना। पहली बात तो सांप क्रॉल करता है, रेंगता है, और पढ़ के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि वो इंसान पार्क में वॉक कर रहा था, उसको सांप ने काटा है। अब ये तो गड़बड़ हो गई। अब या तो इसको पैसिव करके ठीक किया जा सकता है, ऐसे कर सकते हो, वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक। पैसिव लिखने से क्या हो जाएगा, ही इधर आ जाएगा, यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, कर तो आप पैसिव करके भी ठीक कर सकते हो, लेकिन क्या होगा ना, पेपर में ऐसे स्लैश आएंगे तो बहुत बार पैसिव पॉसिबल ही नहीं होगा, और पैसिव पॉसिबल हो भी तो भी आप पेपर में ये वाला करेक्शन ना करके इधर करेक्शन करना हमेशा प्रेफर करिएगा। आप यहां पे लिखिएगा वाइल ही वॉज। अब ऐसा लिखने से ये ठीक कैसे होगा, समझने को, रटना नहीं है, समझना है। दिक्कत थी ये जो वॉकिंग है ये अभी एडजेक्टिव था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था, है ना। इसको इधर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए था, जो कि गलत हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, इसको वर्ब बना दूं, मुझे पता है एक सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, मैंने कंजंक्शन लगाई वाइल, ऑब्वियस बात है वॉक करने का ही कर रहा है, सब्जेक्ट लिखा ही, क्योंकि हिम से पता चल गया मुझे, है ना। और इसको मैंने वर्ब बना दिया वॉज हेल्पिंग वर्ब लगा के। वॉज हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। तो जैसे ही वॉज हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब बनी, मेन वर्ब को इधर सब्जेक्ट दे दिया, इसका इधर से रिश्ता नाता खत्म। अब इसने इधर देखना ही बंद कर दिया, जो गलती थी वो सही होगी। फिर से समझना क्या दिक्कत है। ये जो वॉकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस अपन इधर कॉमा के बाद लिखते हैं, ठीक। पार्क में चलते हुए उसने एक सांप को देखा, यानी पार्क में चलने का और सांप को देखने का दोनों का डूअर यही है ही, हाँ कि ना। अब दिक्कत यह है कि काटने का तो डूअर सांप है, लेकिन पार्क में वॉक करने का सांप नहीं है। तो वो जो वॉकिंग है ये बार बार इधर देख रहा है कि मुझे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस दो, मुझे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस दो, तो गड़बड़ हो रही है। क्यों ना मैं उसको सब्जेक्ट उधर ही पकड़ा दूं, उसका इधर से रिश्ता नाता खत्म हो जाए, तो ये सही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक वाइल कंजंक्शन लगाई। हिम से पता चल गया कि अगर यहाँ पे हर लिखा होता तो वहां शी लगा लेता मैं, देम लिखा होता तो दे लगा लेता मैं। तो जैसा यहाँ से हिम से पता चला कि कोई इंसान है जो वॉक कर रहा है, कोई लड़का है, आदमी है, मैन है, तो मैंने ही कर दिया, वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाई, वॉकिंग मेन वर्ब बना। जैसे मेन वर्ब बना, इसका इधर से रिश्ता नाता खत्म, मीनिंग भी ठीक, ग्रामर भी ठीक। क्लियर होगी इतनी बात? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी सी फिर अब आप इनको करके दिखा दो। वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से अटेम्प्ट करना है, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, आ जाओ। वॉकिंग डाउन द रोड अ कार कॉट रोहित्स अटेंशन। ठीक है, अब रोड पर चलते हुए एक कार ने रोहित की अटेंशन खींची, यानी कार ने रोहित को अट्रैक्ट किया। बेसिकली कोई लग्जरी कार होगी, कोई स्पोर्ट्स कार होगी, जो भी होगी, है ना। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, वॉक करने का काम कार तो करेगी नहीं, है ना। कार जो है वॉक तो करते नहीं, ठीक। तो इसका मतलब गड़बड़ होगी, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस गलत हो गया, क्योंकि जब तक ये वॉकिंग इधर लिखा रहेगा बार बार कहेगा इधर इधर, और कार तो वॉक कर नहीं रही, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, वाइल ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। ऐसे कर दोगे तो सही हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? क्लाइंबिंग द माउंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वर सीन बाय द हाइकर्स। माउंटेन पर चढ़ाई करते हुए, माउंटेन को चढ़ते हुए अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखे गए हाइकर्स के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, अब आपको पता है ना, माउंटेन पे कौन चढ़ रहे होंगे, ये हाइकर्स चढ़ रहे होंगे। जब ये हाइकर्स माउंटेन्स पर चढ़ रहे थे तब उन्हें अलग अलग टाइप के एनिमल नजर आए, कहना ये था, और तुमने पहाड़ पे चढ़ा दिया एनिमल्स को, तो गड़बड़ हो गई मीनिंग। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अभी ये क्लाइंबिंग है, अभी तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को रेफर करेगा, लेकिन मीनिंग से हमें पता है कि हाइकर्स को रेफर करना चाहिए था। तो फिर क्या इलाज है, तो वाइल दे वर लिख देंगे इस बार। पिछली बार रोहित था तो ही से बना लिया, इस बार हाइकर्स है, प्लूरल है, तो इस बार दे से बना लूंगा, देवर कर दूंगा। क्लियर हुई इतनी बात? ट्रैवलिंग थ्रू द मेट्रो हर मोबाइल वेंट मिसिंग। मेट्रो से ट्रैवल करते समय उसका फ़ोन मिसिंग हो गया, यानी गुम हो गया। अब यहाँ तो आपने मेट्रो से फ़ोन को ट्रैवल करा दिया है, फ़ोन ने अपनी टिकट बुक कराई, मेट्रो कार्ड बना हुआ था फ़ोन का, चला गया फ़ोन। ऑब्वियस बात है ये इंसान ट्रैवल कर रही होगी ना, ये लड़की या जो भी, हर लिखा हो तो कोई लड़की ट्रैवल कर रही थी तब उसका फ़ोन गया। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वाइल शी वॉज ट्रैवलिंग। बोलो जी,
क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पर आ जाइए। बिल्कुल मिलता जुलता, बिल्कुल डिटो सेम ही कॉन्सेप्ट है। इस बार भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस बार भी सेम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लिखा हुआ है। बस इस बार क्या हुआ, पीछे वाले में जैसे आप देख रहे थे तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जितने बने, वॉकिंग बना, क्लाइंबिंग बना, ट्रैवलिंग बना, ये सारे के सारे एक्शन वर्ब से बने हुए थे, इनमें काम हो रहा था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, ये बीइंग बनाया है, V1 प्लस ING इस बार मैंने बनाया बी वर्ब से। और आपने बेसिक्स के अंदर पढ़ा है कि बी फॉर्म जो होती है, जब ये मेन वर्ब टाइप काम करने लग जाती है तो इसमें कोई एक्शन नहीं होता। जैसे राहुल इज अ डॉक्टर लिखा मैंने, तो राहुल एक डॉक्टर है, किसी के बारे में कुछ बताने के लिए काम में आती है, तो है कि ना, इसमें कोई एक्शन तो होता नहीं। आ रही मेरी बात समझ। तो इस बार फर्क कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा ही है, यहां पे समझने की कोशिश करना। अगर मान लो मैं लिखूं बीइंग स्टूडियस ही क्रैक द एग्जाम इजीली, ठीक है, मान लो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, बीइंग स्टूडियस ही क्रैक द एग्जाम इजीली। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोनों बातें ही के लिए हैं। ही ने एग्जाम क्रैक किया, क्यों एग्जाम क्रैक कर लिया? अब जैसे आप लिखते हो, जैसे आप लिखते हो राहुल इज अ टीचर, तो राहुल एक टीचर हो जाता है। अब बीइंग को आप कुछ मत समझो, बीइंग को समझो कि बीइंग के आगे जो लिखा हुआ है बस वही चीज इसके बारे में बोली गई है। बीइंग स्टूडियस का मतलब ही है ही बीइंग स्टूडियस, यानी वह स्टूडियस है। स्टूडियस होने के कारण, पढ़ाकू होने के कारण उसने एग्जाम बड़ी आसानी से क्रैक कर दिया। बिल्कुल सेम है यार। देखो बीइंग वालों से ना पता नहीं बच्चे डरते क्यों इतना। जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ था, दोनों बातें इसके लिए थी, पार्क में वॉक भी यही कर रहा था और सांप को भी इसी ने देखा था, हाँ कि ना। बस यहाँ पे एक्शन था, इस बार कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस बात लिखी हुई है। क्योंकि बीइंग वाले में कोई एक्शन तो होगा नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें इन्फॉर्मेशन है कि वह स्टूडियस है और आगे लिखा हुआ कि उसने एग्जाम क्रैक कर लिया। दोनों बातें साथ में बैठ रही, मीनिंग सही बैठ रहा है। स्टूडियस है, एग्जाम क्रैक कर लिया, दोनों बातें ही के लिए। ये वाली बात भी ही के लिए और ये एग्जाम क्रैक करने वाली बात भी ही के लिए। अब जरा समझना, अब इस सेंटेंस को देखो जरा। बीइंग इंजर्ड यानी घायल होने की वजह से, वी टुक हिम टू हॉस्पिटल, हम उसे हॉस्पिटल ले गए। अब ये बात किसके लिए लिख दी आपने? ये तो वी के लिए लिख दी। इंजर्ड कौन है? इंजर्ड ये वो व्यक्ति है जिसको हम हॉस्पिटल लेके गए कि हम इंजर्ड हैं। अगर ऐसे लिख दिया तो मतलब पता क्या हो जाएगा, हम इंजर्ड हैं। जैसे बीइंग स्टूडियस में ये ही हो जाता है ना स्टूडियस, ऐसे बीइंग इंजर्ड के बाद अगर कॉमा के बाद वी लिख दोगे तो इंजर्ड वी हो जाएंगे। अब हम इंजर्ड थे कि वो व्यक्ति इंजर्ड था जिसको हम हॉस्पिटल लेके गए, तो मीनिंग गलत दे रहा है, हाँ कि ना। मीनिंग गलत दे रहा है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको? ही बीइंग इंजर्ड लिखना पड़ेगा। इस बार वो वाइल कंजंक्शन वगैरह लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं होता। ये बीइंग डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस सीधा ले सकता है, इसमें क्लॉज बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, सीधा लिख सकते हो ही बीइंग इंजर्ड। उसके इंजर्ड होने की वजह से हम उसको हॉस्पिटल ले गए। उसको बीइंग बार बार इधर देख रहा था तो मीनिंग गलत हो रहा था। बीइंग को उसका सब्जेक्ट वहीं पकड़ा दो, बीइंग को उधर ही सब्जेक्ट दे दिया ही, अब उसने इधर देखना बंद कर दिया। मीनिंग भी ठीक और ग्रामर भी ठीक। अगर ये बात समझ में आई है तो इनको करके दिखाओ जरा जल्दी से। वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। आ जाओ। बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, राधिकाज पेरेंट्स टुक गुड केयर ऑफ हर, ठीक है। राधिका के पेरेंट्स ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अब बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड के कॉमा के बाद अगर राधिकाज पेरेंट्स लिख दोगे तो राधिका के पेरेंट्स पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। और आगे क्या लिखा हो, राधिका के पेरेंट्स ने उसका अच्छा ध्यान रखा। हॉस्पिटल में भी पेरेंट्स है, अच्छा ध्यान भी पेरेंट्स रख रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। कहना ये था राधिका हॉस्पिटलाइज्ड होगी तब पेरेंट्स ने अच्छा ध्यान रखा, ये कहना था। यहाँ पे आप लिखो शी बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आ रहा हो, सर पहले नाउन लिखते हैं फिर प्रोनाउन लिखते हैं, आपने यहाँ पे शी लिखा है और राधिका बाद में आ रहा है ना। अगर एक ही सेंटेंस हो ना, अलग अलग सेंटेंस में तो ऑब्वियस बात है। मान लो मैं लिखना चाहूँ ही इज अ क्रिकेटर, सचिन लिव्स इन मुंबई, ये गड़बड़ है ना। सचिन इज अ क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस हो, दो अलग अलग सेंटेंस ने एक ही सेंटेंस हो, तो उसमें ये चीज करी जा सकती है कि पहले प्रोनाउन लिख दिया और उसी सेंटेंस में अगर नाउन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बीइंग स्ट्रॉन्ग, हिज मदर कॉल्ड हिम टू हेल्प, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसकी माँ ने उसको
मदद के लिए बुलाया कि जितना भी उठाने टाइप का काम है वो तू कर, वो लड़का कर देगा, जब वो शिफ्ट कर रहे थे एक नए प्लेस पे। अब बीइंग स्ट्रांग के बाद आपने मदर लिख दिया, तो मदर स्ट्रांग थी इसलिए माँ ने उसको बुलाया हेल्प के लिए, तो गड़बड़ हो गई। कहना क्या था, उसके स्ट्रांग होने की वजह से जो लड़का था ये स्ट्रांग था, इसलिए माँ ने इसको बुलाया कि तू उठाने का काम कर देगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मदर स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे वो लड़का स्ट्रांग है जिसको बुलाया गया, तो ही बीइंग स्ट्रांग लिखो यहाँ पे। ही बीइंग स्ट्रांग, उसके स्ट्रांग होने की वजह से माँ ने उसको बुलाया उठाने के लिए। बीइंग सिक फॉर 3 days, 3 दिन बीमार होने के कारण कोविड में संजना ने उसकी रूममेट को कहा कि खुद को क्वारंटीन कर ले भाई। खुद को क्वारंटीन करने के लिए संजना कह रही है उसकी रूममेट को, तो ये बीमार कौन है, संजना बीमार है कि उसकी रूममेट बीमार है। जिसको क्वारंटीन होने के लिए कहा जा रहा है वो बीमार है, यानी उसकी रूममेट बीमार है। आपने तो संजना को बीमार लिख दिया, तो गड़बड़ है। तो शी बीइंग करना पड़ेगा, शी बीइंग सिक फॉर 3 days, हाँ कि ना। और शी में भी अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर हर रूममेट से बनाएंगे, हर रूममेट चाहे 2 बार रिपीट करना पड़े, कंफ्यूजन हटाना पड़ेगा, हाँ कि ना। शी लिख दो, हर रूममेट लिख दो, ऐसा कुछ कर दो। हालांकि शी लिखने से भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो संजना नहीं है, मीनिंग से भी क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि 2 बार सब्जेक्ट लिख दिया ना, संजना भी लिख दिया, वहाँ भी सब्जेक्ट लगा दिया, तो ये भी अपने आप में एक क्लैरिटी है कि ये दोनों अलग अलग है। अगर एक ही होता तो 2 बार थोड़ी लिखते हैं, देखो अब यहाँ पे 2 बार थोड़ी लिखोगे, ही बीइंग स्टूडियस ही क्रैक्ड, ऐसे थोड़ी लिखते हैं अपन। अगर ये दोनों एक के लिए हैं तो एक ही बार फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ये 2 बार लिखने का अपने आप में एक मतलब ही ये है कि ये दोनों बातें अलग अलग लोगों के लिए लिखी गई हैं। क्लियर हुई इतनी बात। चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आओ, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे आपने अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पर कैसे सवाल आते हैं, अब एक टर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के शायद मैंने आपको एडजेक्टिव में ही करा दिए थे, है ना, कि इंटरेस्टेड नोवेल होगा कि इंटरेस्टिंग नोवेल होगा, कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन होगा कि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, मैंने शायद आपको एडजेक्टिव में ही कॉन्सेप्ट करा दिया था, तो उसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3। परफेक्ट टेंस याद है, परफेक्ट टेंस कंप्लीशन को दिखाता है कि ये चीज हो चुकी है ना। तो वैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल का काम ही है ये बताना ये होने के बाद ये हुआ। जैसे आप नोटिस करो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता था, दोनों काम साथ होते थे। पार्क में चलते हुए उसने एक सांप को देखा, हाँ कि ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि ये 2 काम साथ में हो रहे हैं, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग प्लस V3 का स्ट्रक्चर हम तब लगाते हैं जब हमें ये कहना हो ये काम होने के बाद ये काम हो। जैसे हैविंग प्लेड फॉर 2 hours, 2 घंटे खेलने के बाद वो घर चला गया। ये कोई एरर नहीं है, नो एरर है, ये आपको खाली काम समझाने के लिए बताए। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाते हैं अपन, कि ये हो रहा था तब ये हुआ। ये हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, कि ये होने के बाद ये हुआ। ठीक है जी, हैविंग प्लेड फॉर 2 hours, 2 घंटे खेलने के बाद वो घर चला गया। ऑब्वियस बात है, खेलते खेलते तो घर जाएगा नहीं, खेलने के बाद ही जाएगा। तो प्लेइंग फॉर 2 hours ही वेंट होम, ऐसा तो लिख नहीं पाएंगे, 2 घंटे खेलने के बाद वो घर चला गया। तो एक तो एरर आपको समझ में आ गया वो कैसे आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम साथ साथ होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में अपन कहना चाहते हैं ये काम होने के बाद ये काम हुआ। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख देता प्लेइंग फॉर 2 hours ही वेंट होम, तो गड़बड़ हो जाती, उसका मतलब हो जाएगा 2 घंटे खेलते खेलते वो घर चला गया। कहना क्या था, खेलने के बाद घर चला गया। तो सही करने का तरीका क्या, या तो आप ऐसा लिखो आफ्टर प्लेइंग फॉर 2 hours, ऐसे भी ठीक हो सकता है। आफ्टर प्लेइंग फॉर 2 hours लिख दो, या हैविंग प्लेड फॉर 2 hours लिख दो, बात एक ही होती है। क्लियर। एरर समझ में आया कैसा आता है। एक टाइप का और एरर आता है, वो एग्जांपल से क्लियर होगा। करके दिखाओ जरा इसको। हाँ जी, कंप्लीटिंग द असाइनमेंट सुहानी ले ऑन द सोफा टू रेस्ट। ठीक, अच्छा अब ये जो लिखा हुआ इसका तो मतलब हो गया असाइनमेंट कंप्लीट करते करते सुहानी सोफे पर लेट गई रेस्ट करने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि वो असाइनमेंट कंप्लीट भी कर रही है और साथ में सोफे पर लेटी हुई है, रेस्ट भी कर रही है। रेस्ट करना और ये काम करना साथ में तो हो नहीं पाएंगे। तो कहना शायद ये चाह रहे थे कि असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद सुहानी सोफे पर लेट गई थी, ये कहना था। तो अब इस बात को कहने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिख दो आफ्टर कंप्लीटिंग, या तो आप लिखो आफ्टर कंप्लीटिंग, या फिर आप लिखो हैविंग कंप्लीटेड। 2 में से एक काम कर दो, ठीक है।
कंप्लीटिंग को हटा के या तो आफ्टर कंप्लीटिंग लिख दो या फिर आप हैविंग कंप्लीटेड लिख दो, दोनों में से कोई भी लगा दो, ठीक हो जाएगा। दोनों इकट्ठे कभी ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों में से जो ऑप्शन में दिया हो वो लगा दो। स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, अब ये जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 घंटे सोते सोते वो उठ गई और फिर काम शुरू कर दिया। ऑब्वियस बात है, सोने के बाद ही उठेगी ना यार, सोते सोते कैसे उठ जाएगी, तो सोने के बाद उठेगी। तो या फिर आफ्टर स्लीपिंग फॉर लगाओ, 2 घंटे सोने के बाद, या तो आप लिखो आफ्टर स्लीपिंग फॉर या फिर आप लिखो हैविंग स्लेप्ट फॉर, दोनों का मतलब एक ही होता है। आफ्टर स्लीपिंग फॉर कह दो चाहे हैविंग स्लेप्ट फॉर कह दो, बात एक ही है। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पर आ जाओ। हैविंग कॉट द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग अ वुमेन्स पर्स इन द ट्रेन, पकड़े जाने पर वो जो चोर था उसने मान लिया कि उसने एक औरत का पर्स चुराया था ट्रेन में। ऑब्वियस बात है, पकड़े जाने के बाद ही मानेगा, तो वो वाली गलती तो इसके अंदर नहीं है कि यहाँ पे कैचिंग लिखा हुआ है ऐसा कुछ, इसमें गलती है एक्टिव पैसिव की। ठीक, जैसे अगर आपने थोड़ा पढ़ा है बेसिक्स के अंदर ये चीज़ें जानी है, तो जो इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल वगैरह होते हैं ये भी अपने आप में एक टाइप की वर्ब ही होते हैं, इनका भी पैसिव करना पॉसिबल होता है। आपने एक्टिव पैसिव में पढ़ रखा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे, है ना। ये जो अपन ने ग्रामर के रूल्स देखे हैं इसके अंदर एक्टिव पैसिव मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव पैसिव यार अपने आप में ही ना, मतलब हर एक टेंस का अगर आपको पैसिव करना आता है तो एक्टिव पैसिव अपने आप में ही हो गया, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रूल जैसा कुछ नहीं है। जैसे होता है ना, इसमें तो मान लो पूरे चैप्टर में से मैंने ये कॉन्सेप्ट छांट लिए कि ये ज़्यादा आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो आपको मुश्किल से यार 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपके, सारा का सारा अगर आप बहुत ईजिली उसको रिवाइज किया जा सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट जैसा एक्चुअली कुछ है ही नहीं, ठीक है, सारा ही एक जैसा ही है वो, तो उसमें इंपॉर्टेंट छांटना पॉसिबल नहीं था। तो एक्टिव पैसिव अगर आपने पढ़ा होगा तो जिरेंड का भी पैसिव हो सकता है, इन्फिनिटिव का भी पैसिव हो सकता है, ऐसी पार्टिसिपल का भी पैसिव हो सकता है। यहाँ पर आपको अभी जैसे मैंने लिखा हैविंग स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे सोने के बाद, सोने का काम किया किसने, शी ने। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद किसने किया, सुहानी ने। ये जो लिखा हो इसका मतलब पता क्या होगा, कैच माने तो पकड़ना होता है, तो पकड़ने के बाद अब चोर किसी को पकड़ेगा कि चोर को पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ने का डूअर होगा कि चोर को पकड़ा जाएगा, चोर तो रिसीवर है। हैविंग कॉट का तो मतलब हो जाएगा कि चोर ने किसी को पकड़ा, तो यहाँ पे इसका पैसिव करना पड़ेगा, और पैसिव करने के लिए हैविंग और V3 के बीच में बीन आपको लगाना पड़ता है। हैविंग बीन कॉट, अब मीनिंग आएगा पकड़े जाने के बाद, आ रही बात समझ, वरना मीनिंग हो जाता पकड़ने के बाद। क्लियर हुई इतनी बात। पकड़े जाने के बाद चोर ने एडमिट किया, तो ये 2 टाइप के सवाल आते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होगा, परफेक्ट करना होगा, एक ही एक्टिव पैसिव वाला। 2 टाइप के सवाल आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। नेक्स्ट पर आ जाइए। जेरेंड या फिर नाउन का यूज करें इन फ्रेजेस के बाद। अब ये एक टाइप का याद करने वाला रूल है भाई। जैसे आपने एडजेक्टिव चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इन शब्दों के बाद टू का यूज होता है, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू, कुछ याद आ रहा है, कुछ वैसी ही बात है। ये जितने फ्रेजेस आपको नजर आ रहे हैं, लुक फॉरवर्ड टू, किसी चीज के होने का बेसब्री से इंतजार करना पॉजिटिव मैनर में, ये एक्चुअली ये जो टू है ना, ये प्रीपोजिशन है सब में। देखो, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, पे अटेंशन टू, कॉन्ड्यूसिव मतलब लाभदायक होना, हेल्पफुल होना, अकस्टम्ड किसी चीज़ का आदी होना, प्रोन किसी चीज़ का संभावित शिकार होना, प्रोन टू, वनरेबल टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इनडिफरेंट टू मतलब फर्क ना पड़ना, ऑब्जेक्ट टू किसी चीज़ से आपत्ति होना, अवर्स टू किसी चीज़ के खिलाफ होना, अपोज टू किसी चीज़ के खिलाफ होना। प्रेफर टू का फंडा थोड़ा सा अलग है, ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला है। बाकी जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं सबके साथ ये टू फिक्स है, ये एक प्रीपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन जैसे बोलते हैं ना, तो इनके साथ ही प्रीपोजिशन आएगी ही आएगी, और प्रीपोजिशन आएगी तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अगर वर्ब दे रखी है तो फिर उसको कैसे नाउन बनाते हैं, जिरण बनाकर। इतनी सी बात है। ये जितने वर्ड्स हैं सारे के सारे ये ऐसे एडजेक्टिव्स या ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ ही टू प्रीपोजिशन फिक्स है, लगानी पड़ेगी। और अगर प्रीपोजिशन लगानी है तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, या तो नाउन लिखो, और अगर वर्ब दे रखी है तो उसको नाउन बनाने के लिए क्या तरीका है, जिरण बना दो। आओ करके दिखाओ। हाँ जी, ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन हिज न्यू कंपनी। हम सबके सब इंतजार कर रहे हैं, कह लो कि हम पॉजिटिव मैनर में होप कर रहे हैं
कि उसकी कंपनी को ज्वाइन करने का। अब जैसा मैंने आपको बताया, जो फ्रेज है लुक फॉरवर्ड, इसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है, ये अपने आप में एक फिक्स प्रीपोजिशन है। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे सर टू ज्वाइन को इन्फिनेटिव नहीं मान सकते, अरे नहीं मान सकते भाई, ये फ्रेज ही ऐसा है जिसके साथ ही प्रीपोजिशन फिक्स है, आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा फ्रेज ऐसा है जिसके साथ ही प्रीपोजिशन फिक्स है, और प्रीपोजिशन आई तो आगे ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन बनाना पड़ेगा। अब आगे जो जॉइन वर्ब है, इसको नाउन बनाने का तरीका क्या है, इसको जिरण बना दो, यहाँ पे जॉइनिंग लिख दो। बोलने सुनने में ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खूब स्पोकन में यूज़ किया है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, जबकि सही होता है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, तो स्पोकन में बड़ी दिक्कत होती है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कॉन्ड्यूसिव टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, वनरेबल टू, इन सब में टू प्रीपोजिशन फिक्स है। इसके बाद या तो नाउन लिखा जाएगा या जिरंड लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। ही वॉज नॉट अकस्टम टू, मतलब वो आदी नहीं था रात को काम करने का, इसलिए उसको यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हुआ। फिर से वही अकस्टम टू, अब ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है, लगानी ही लगानी पड़ेगी, है ना। तो फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पे सर काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट हो सकता है, सर वर्क नाउन भी तो होता है, तो टू प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट। हाँ वर्क नाउन होता है, लेकिन फिर उसका मतलब होता है काम, काम करना वाला मीनिंग चाहिए ना। वो आदी नहीं था काम का, कि वो आदी नहीं था रात को काम करने का। जिरंड और सिंपल नाउन में यही फर्क होता है। जैसे फाइट माने होता लड़ाई, फाइटिंग माने लड़ाई करना। स्टडी माने होता पढ़ाई, स्टडिंग माने पढ़ाई करना। आ रही है मेरी बात समझ में। ट्रैवल माने यात्रा, ट्रैवलिंग माने यात्रा करना। जिरंड भी नाउन होता है और सिंपल वाला भी एक नाउन होता है। फर्क क्या होता है दोनों में, इसमें एक्शन इन्वॉल्व हो जाता है। वर्क माने काम और वर्किंग माने काम करना। तो वो आदी नहीं था काम का, कि वो आदी नहीं था काम करने का, काम करने का, रात को काम करने का आदी नहीं था। एक्शन चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वर्किंग लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात। आई प्रेफर वॉचिंग। अब प्रेफर का जो फंडा मैं आपको बताता हूँ। प्रेफर ना ज़्यादातर किताबों में यहाँ पे टाप देते हैं, लेकिन प्रेफर की दुनिया इन सबसे बहुत अलग है। ये सबके साथ तो टू प्रीपोजिशन फिक्स है, प्रेफर का स्ट्रक्चर ही अलग है। बस सारी बुक्स में यहाँ दिया होता तो मैंने भी यहाँ लिख दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रेफर का फंडा क्या है। देखो प्रेफर दो चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। एक तो प्रेफर यूज़ हो सकता है दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए। ठीक है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मुझे चाय पसंद है कॉफ़ी की बजाय। दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए प्रेफर का यूज़ कर सकते हो, और तब टू आता है बीच में। जैसा कि यहाँ पे हुआ कि मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ नॉवेल्स पढ़ने की बजाय। प्रेफर के साथ टू आएगा अगर दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। दोनों चीज़ें लिखी होंगी, बीच में टू आ जाएगा। वो दो चीज़ें नाउन भी हो सकती हैं, वो दो चीज़ें जिरण भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे वॉचिंग और रीडिंग का कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, दो नाउन भी हो सकते हैं, तो जिरण भी हो सकते हैं, बीच में टू आएगा। लेकिन प्रेफर का एक और काम भी होता है, वो काम होता है अपनी पसंद बताना कि मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ। या जैसे आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ना पसंद करता हूँ। इस मीनिंग में इन्फिनेटिव और जिरण दोनों ठीक होते हैं। आई प्रेफर स्टडिंग एट नाइट और आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट दोनों ही ठीक है। आई प्रेफर टू वॉच हॉलीवुड मूवीज, ये आई प्रेफर वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज दोनों ही ठीक है। समझना फिर से मैंने क्या बोला। अगर प्रेफर में कोई कंपैरिजन नहीं चाहते आप चाहते हो कि प्रेफर से मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ मुझे पसंद है, तो फिर आप इन्फिनेटिव लगाओ, जिरण लगाओ, दोनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आई प्रेफर टू डू दिस, आई प्रेफर डूइंग दिस। क्लियर हो इतनी बात। लेकिन अगर दो चीज़ों के कंपैरिजन कराओगे तो उसमें या तो दो नाउन आ सकते हैं या फिर दो जिरंड आ सकते हैं, और बीच में फिर टू आएगा। ठीक, स्पोकन वगैरह में आपने प्रेफर के साथ ओवर वगैरह ये सब चीज़ें सुनी होंगी, पेपर में नहीं, पेपर में सिर्फ टू। दो चीज़ों के कंपैरिजन में टू, और अगर सिंपल पसंद बतानी है तो इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब ये कॉन्सेप्ट कि कुछ वर्ब के बाद तो इन्फिनेटिव आता है और कुछ वर्ब के बाद जिरंड आता है ना। जैसे आपने सुना होगा, अगर मैं लिखूं, मान लो छोटी सी एक बात को, आई वॉन्ट टू वॉच यस स्लैश वॉचिंग अ मूवी। ठीक, ऐसी एक सेंटेंस और लिख देता हूं। अगर मैं कहूं आई एंजॉय टू वॉच स्लैश वॉचिंग
हॉलीवुड मूवीज। सोचो जरा इसमें क्या आएगा, पढ़ते ही पता चल गया होगा सर यहाँ पे ये सही सा लग रहा है और यहाँ पे सर ये सही लग रहा है ना। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट वैसे देखो हर एक वर्ब पर तो अप्लाई नहीं होता, 80% वर्ब पर ये चीज़ अप्लाई हो जाती है कि अगर जो एक्शन आपको, देखो ये भी तो एक टाइप का एक्शन ही है ना, जो आप इन्फिनिटिव या जिरण में लिखते हो ये भी तो एक टाइप का एक्शन ही है। अगर ये एक्शन मेन वर्ब से आगे होना हो, ऑब्वियस बात है इच्छा किसी ऐसी चीज़ की करी जाती है जो आगे होगी। अगर मैं ऑलरेडी मूवी देख रहा हूँ तो क्या मूवी देखने की इच्छा करूँगा? मैं अभी 10 मिनट पहले मूवी देख के हटाऊँ तो क्या मूवी देखने की इच्छा करूँगा? मैं चाहता हूँ मैं ऐसा करूँ आगे इन फ्यूचर। अगर मेन वर्ब से आगे कोई काम होना है तो उसमें इन्फिनेटिव लगाए जाते हैं, ठीक। और ऐसा कोई काम है जो भी साथ साथ होगा या पहले ही हो चुका है तो जिरण लगाए जाते हैं। ऑब्वियस बात है एंजॉय किसी काम को तब किया जाता है उस काम को करते करते। ऐसा तो है नहीं कि मूवी देख ली, मूवी देखने के 2 घंटे बाद को मजा आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो एंजॉय किसी काम को किया जाता है वो काम करते करते। आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, आई एंजॉय स्विमिंग, आई एंजॉय ईटिंग दिस। तो एंजॉय के साथ कोई ऐसी वर्ब अगर है जिसमें दोनों काम साथ में होंगे तो जिरण आएगा। और ऐसे ही जो काम पहले हो गया जैसे पछताना, आई रिपेंट गोइंग देयर, आई रिपेंट ज्वाइनिंग हिज बैच। आ रही बात समझ, मैं पछता रहा हूँ उसका बैच ज्वाइन करके। कोई काम अगर पहले कर चुके होते तो भी जिरण आता है। पहले ही काम हो चुका है साथ साथ हो रहा तो जिरण, और आगे होना तो इन्फिनिट। 80% वर्ब पर यह बात लागू हो जाती है। लेकिन मेनली ये चीज़ पता चलेगी रीडिंग से। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन्फिनेटिव आना है कि जिरण। एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करनी है, अगर आपको कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करनी तो उसमें जिरण प्रेफर होता है। अगर कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करनी, जैसे मैं अगर बात करूँ आई हेट मुझे काम करना पसंद नहीं है, आई हेट टू डू दिस या आई हेट डूइंग दिस, दोनों ठीक है लेकिन प्रेफर आप करेंगे आई हेट डूइंग दिस। हैबिचुअल एक्शन की अगर बात करेंगे तो जिरंड उसके अंदर प्रेफर होंगे, ठीक है। तो मोटी मोटी देखो ये बात है, मेनली तो देखो रीडिंग से पता चलेगा। फिर भी ये कुछ वर्ब हैं जो एग्जाम के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर लिखी हुई है। सीम, अपीयर, डिसाइड, एक छोटी सी स्टोरी से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो एक लड़का है, नया नया पढ़ने गया है, वो बड़ा डेडिकेटेड है, उसको देखकर ऐसा सीम हो रहा, अपीयर हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी डिज़ायर को, अपनी वांट को पूरा करने की पूरी ट्राई करेगा। ट्राई भी डाल लो इसमें, ठीक है। ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी डिज़ायर को, अपनी वांट को पूरा करने की पूरी ट्राई करेगा, पूरी एंडेवर करेगा। कुछ भी हो जाए रुकेगा नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा क्लोज टेस्ट आपका गुलाम। मात्र 3 सेकंड में हल करें कोई भी एरर, ऐसे लोगों के चक्करों में नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए। कुछ भी हो जाए मेहनत करने से कभी नहीं मना करेगा, कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा कि वादा करके आया है घर पे कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है। ही सीम्स टू बी सैड, ना कि ही सीम्स बीइंग सैड, ठीक है। ही ट्राइड टू क्रैक द एग्जाम, ऐसे ही ही फेल्ड टू डू दैट, हिट हैपन टू बी लाइक दैट, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। जिसमें जितने भी हैं, ही रिमेंबर टू डू दैट, आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, ही प्रूव्ड आउट टू बी समथिंग। तो जितने के ये वर्ब हैं ये सारी की सारी अपने बाद इन्फिनिटिव लेती हैं। ऐसी अब ये कुछ वर्ब है, इनके बाद आप देखोगे कि जिरंड आता है, ठीक है। किसी चीज़ से नफरत करना, डिटेस्ट करना, माइंड करना, रिजेंट करना। अगर आप किसी चीज़ से नफरत करते हो तो उसको क्या करोगे? अवॉइड करोगे, स्टॉप करोगे, बहाने बनाओगे, रजिस्ट करोगे, मिस करने की कोशिश करोगे। प्रिवेंट मतलब किसी काम को होने से रोकना, बचाना वाला नहीं, यहाँ पे प्रिवेंट है किसी काम को होने से रोकना। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने उसे वहाँ जाने से रोक दिया, ठीक। डेफर करोगे, डिले करोगे, पोस्टपोन करोगे। ये जितनी वर्ब आप नज़र मार पा रहे हैं सारी की सारी ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद जिरंड लेती हैं। आई डिटेस्ट डूइंग दिस, आई माइंड योर कमिंग लेट, आई रिजेंट गोइंग देयर, आई अवॉइड टॉकिंग टू हिम, है ना। ये जितनी वर्ब्स आप देख रहे हैं, यू शुड कंसिडर डूइंग दिस, आपको कंसिडर करना चाहिए काम करना। आई अप्रिशिएट योर कमिंग ऑन टाइम, आई एडमायर योर हेल्पिंग। आ रही बात समझ में? तो जितनी वर्ब हैं सारी की सारी ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद जिरंड्स लेती हैं, ठीक। अब इस बेस पर सवाल है, आ जाओ करके दिखा दो, करो ट्राई।
हाँ जी, कर लिए भाई ये। ही डिसाइडेड गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मनाली विद हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज विंटर वेकेशन। ठीक है, डिसाइड के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली डिसाइड करोगे वो कब, कोई चीज़ डिसाइड करोगे काम तो वो फ्यूचर में होगा ना। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये करूँगा, है ना। तो डिसाइड के बाद क्या आता है जी? अपना इन्फिनेटिव। तो ही डिसाइडेड टू गो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, शी फेल्ड मीटिंग द डेडलाइन, फेल टू डू समथिंग, ही फेल टू क्रैक द एग्जाम। हाँ क्या ना, फेल टू डू समथिंग, फेल के साथ क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। तो शी फेल्ड टू मीट द डेडलाइन, वो डेडलाइन को मीट नहीं कर पाई, असाइनमेंट सबमिट करने की जो डेडलाइन थी उसको मीट नहीं कर पाई। श्रुति वॉज टेंस्ड बिकॉज शी फॉरगॉट ब्रिंगिंग हर लैपटॉप टू द मीटिंग। श्रुति टेंस थी क्योंकि वो लैपटॉप लाना भूल गई थी, फॉरगेट टू डू समथिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा जी? फॉरगॉट टू ब्रिंग। अब यहाँ पे नोटिस करना, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो देखो दोनों में नज़र आ रही होंगी आपको। जैसे कि एक तो ये फॉरगेट ही थी, फॉरगेट आपको दोनों में नज़र आएगी, स्टॉप आपको दोनों में नज़र आएगी। ठीक है, ऐसी रिमेंबर भी आपको दोनों में नज़र आएगी। इसमें नहीं लिखी हुई तो देख लीजिएगा। एक्चुअली ये कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद इन्फिनेटिव लगाएं तो मीनिंग कुछ और हो जाता है और जिरंड लगाएं तो मीनिंग कुछ और हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अपनी यही वाली वर्ब थी, जैसे फॉरगेट है, फॉरगेट के बाद अगर इन्फिनेटिव लगाएं तो उसका मतलब होता है कि आप वो काम करना भूल गए। आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, यार मैं उसको कॉल करना ही भूल गया। ठीक है, और एक फॉरगॉट का मतलब होता है, अगर मैं फॉरगॉट के बाद जिरंड लगा दूं, अगर मैं फॉरगॉट के बाद जिरंड लगा दूं तो उसका मतलब होता है कि मैंने वो काम किया तो था लेकिन मैं भूल गया कि मैंने एक काम कर लिया था। जरा समझने की कोशिश करना। बहुत बार क्या होता है, आपकी जैसे डॉक्टर ने एक हफ्ते की दवाई लिख दी, ठीक है, तो 2-3 दिन मान लो आपको दवाई लेते हुए हो गए, फिर ऐसा होता ना, यार आज शाम की दवाई ले ली क्या मैंने, याद ही नहीं आता कि ले चुके हो कि नहीं, है ना। तो अब जरा समझना, अगर मैं लिखूं आई फॉरगॉट टू टेक मेडिसिन तो इसका मतलब ये होगा कि मैं दवाई लेना भूल गया, मैंने दवाई नहीं ली। और अगर मैं ऐसा लिख दूं आई फॉरगॉट टेकिंग मेडिसिन तो इसका मतलब पता क्या होगा कि मैंने दवाई ले ली लेकिन मैं भूल गया कि मैं ले चुका हूं। आ रही बात समझ में? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हालांकि बहुत रेयर ही चांस है इस पे सवाल आने का, लेकिन वैसे आपको बता दिए, कहीं आपकी नजर जाए कि कुछ वर्ब दोनों में लिख रखी हैं। ऐसी स्टॉप में क्या मीनिंग का फर्क पड़ जाता है? स्टॉप डूइंग समथिंग, वो काम करना बंद कर देना। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोक करना बंद कर दिया। लेकिन अगर मैं लिखूं ही स्टॉप्ड टू स्मोक, यानी वो रुका स्मोक करने के लिए, हाँ कि ना। ही स्टॉप्ड टू वर्क, यानी वो रुका काम करने के लिए, और ही स्टॉप्ड वर्किंग, उसने काम करना बंद कर दिया। हरी बात समझ। ऐसे रिमेंबर में होता है, अगर मैं कहूँ आई रिमेंबर टू डू समथिंग तो मुझे याद है कोई काम मुझे करना है, मैं कर लूंगा, ठीक। और आई रिमेंबर कॉलिंग यू, मुझे याद है कि मैंने कॉल किया था। रिमेंबर के साथ जिरंड लिख दोगे तो यानी पास्ट की बात करेगा, रिमेंबर के साथ इन्फिनेटिव लिख दोगे तो आगे की बात करेगा। ऐसे ही फॉरगेट के साथ इन्फिनेटिव लिख दोगे तो मैं ये काम करना भूल गया, और फॉरगेट के साथ जिरंड लिखोगे तो यानी किया तो था लेकिन भूल गया कि कर लिया था, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि लैपटॉप लाना ले आए थे फिर भी भूल गए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। टेंस कब हो गए? जब वो लाए लाए ही नहीं आप, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू ब्रिंग ही आएगा। इनको करके दिखाओ जरा। हाँ जी, सात्विक लीव्स फॉर एयरपोर्ट्स आवर्स बिफोर, वो एयरपोर्ट जब भी जाता है तो घंटों पहले, फ्लाइट से घंटों पहले निकल जाता है, क्योंकि उसको उसको नफरत है इस चीज़ से। किस चीज़ से? लंबी लंबी लाइन में लगने से उसको बड़ी नफरत है। सबसे पहले जाता है, अपना जल्दी से चेक इन वगैरह करके अपना सीधा गेट पे पहुंच जाता है। तो डिटेस्ट, किसी काम से नफरत होना, जैसा मैंने आपको बताया हैबिचुअल एक्शन के लिए जनरली अपन जिरंड लगाते हैं। तो यहाँ पे ही डिटेस्ट डूइंग समथिंग, यानी ही डिटेस्ट वेटिंग आएगा यहाँ पे। शी अवॉइड टू ईट, अवॉइड डूइंग समथिंग, है ना। अगर आप अवॉइड करते हो कोई काम करना तो अवॉइड के साथ क्या आता है? जिरण आते हैं। शी अवॉइड्स ईटिंग, अवॉइड्स आएगा यहाँ पे। है टाइपिंग एरर है, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में, इस टाइपिंग एरर को मैं ठीक कर दूंगा। शी अवॉइड्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या था? यहाँ तो अपना था वेटिंग, ठीक। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, मैं मार्क करूंगा, फिर वो एडिटिंग में दिक्कत होगी। समझ जाओ, यहाँ पे शी अवॉइड्स ईटिंग आएगा यहाँ, ठीक। आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम हर जॉब शी इज कंसीडरिंग टू फॉलो हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डांसर। जॉब से निकाले जाने के बाद वो कंसीडर कर रही है उसके सपने को
मतलब उसके सपने को फॉलो करने की, उसके पैशन को फॉलो करने की, जो कि एक डांसर बनना था। कंसीडर डूइंग समथिंग, यू शुड कंसीडर गोइंग देयर, यू शुड कंसीडर टॉकिंग टू हिम, यू शुड कंसीडर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो कंसीडर के बाद आते हैं जी जेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज कंसीडरिंग फॉलोइंग हर ड्रीम्स। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे आ जाइए। अरे प्रचार का समय आ गया, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने नोट्स बनाना बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम जब पास आता है तो रिवीजन करने के टाइम पे अपनी लिखी हुई बातें जल्दी याद आ जाती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, नोट्स बनाना भी ना भाई अपने आप में कला है। मैं बच्चों को अक्सर देखता हूँ जो क्लास में स्लाइड है उसमें जो सेंटेंस है वैसा का वैसा बस उतार देते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते ही नहीं है कि यहाँ पे क्या कटवा के सर ने क्यों लगवाया था, यहाँ पे हु क्यों आया, यहाँ पे हुम क्यों आया, एक्सप्लेन उसको करेंगे नहीं। फिर 3 महीने बाद उठा के देखेंगे कुछ याद ही नहीं आता नोट्स का। फिर ऐसे नोट्स का भाई फायदा क्या। नोट्स का मेन पर्पस यही तो है ना कि जब एग्जाम पास हो तो रिवीजन करने के काम आएंगे, दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े। तो भाई अगर आपके नोट्स इस लेवल के हैं कि आपको अपने नोट्स से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर याद आ जाती हैं, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 1% भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके नोट्स अच्छे से नहीं बने हुए, उनको जब आप पलटते हो तो याद ही नहीं आता कि आपको यहाँ पे टीचर ने क्या बताया था, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो बहुत डिटेल में। मतलब एक एक सेंटेंस के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे ये कटा, ये आया, क्यों आया, बहुत डिटेल में। बाकी मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, रिव्यूज़ पढ़ सकते हो आप। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे रिव्यूज़ डले हुए हैं, आराम से आप अपनी तसल्ली कर सकते हो, ठीक है जी। कौन ले सकता है इनको, जिन्होंने मेरा यूट्यूब वाला फ्री कोर्स किया और पेड कोर्सेज वाले तो ऑब्वियसली ले ही सकते हैं, यूट्यूब वाले भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियोस देखी हूँ उसी के काम की, कोई बुक नहीं है, क्लास नोट्स हैं। तो जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं, चाहे वो यूट्यूब पे फ्री वाली देखी हो चाहे पेड वाली देखी हो, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। फ्लिपकार्ट पे आपको अमेजोन से सस्ते पड़ जाएंगे, ठीक है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डला होगा, कमेंट वगैरह में पिन कर दूंगा, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पर जाइए। यूज बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करें। अब ये कुछ वर्ब दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। पहले तो ये शॉर्ट में बताता हूँ कि इन वर्ब के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट मी गोइंग कि लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी सिंग, लेट मी डांस, 50 बार सुन रखी होंगी बातें। तो जब आप लिखते हो लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, हाँ कि ना, तो ये होता है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये इम्पेरेटिव वर्ब है। यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट, ऑब्वियस बात है, सामने वाले को अगर लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, ये मी ऑब्जेक्ट है, ये सिंग क्या है, ये है जी बेयर इन्फिनेटिव। इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी पर्सन से कोई काम करा रहे होते हो, किसी पर्सन को कोई काम करते हुए देख रहे होते हो, इस पर्सन को आपने, मैं चाहता हूं कि लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, ये ऑब्जेक्ट प्लस में आगे अगर आप कोई एक्शन लिख देते हो, ऑब्जेक्ट के बाद कोई एक्शन लिख देते हो जिसको ये परफॉर्म कर रहा होता है, तो एक्चुअली ये बन जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये इन्फिनेटिव भी बनते हैं, और आपने देखे होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आई सॉ हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट को कुछ एक्शन को परफॉर्म करते हुए देखते हो, या बेसिकली ऑब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 प्लस ING फॉर्म बना। जब इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाते हो, जब इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाते हो, तो उसको बेयर फॉर्म में लिखते हो, यानी बिना टू के लिखते हो, ठीक। अब सर ये कब लगाना है और ये कब लगाना है, अब यार वर्ब पे डिपेंडेंट बात है। कुछ वर्ब तो ऐसी होती है, जैसे सी वर्ब है, सी की फॉर्म है ना ये, तो इसमें तो दोनों चल जाते हैं। आई सॉ हिम डांस और आई सॉ हिम डांसिंग दोनों ठीक है, दोनों में हल्का सा फर्क होता है। आई सॉ हिम डांस का मतलब होता है आपने कंप्लीट एक्शन देखा, उसने डांस जब से शुरू किया डांस खत्म होने तक कंप्लीट एक्शन देखा। आई सॉ हिम डांसिंग यानी मैंने उसको नाचते हुए देखा, कंप्लीट एक्शन नहीं, बस हल्की झलक देखी। सी के साथ तो दोनों अलाउड है, लेकिन यहाँ पे आप लिख पाओगे क्या लेट मी सिंगिंग, नहीं, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा। जैसे अपन ने अभी पिछले रूल में पढ़ा, कुछ वर्ब ऐसी होते हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होते हैं जिनके बाद जेरंड आते हैं। अब इनमें से कुछ वर्ब ऐसी हैं, जैसे सी हो गया, वॉच हो गया, ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव मतलब अपना
बेयर इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों आ सकते हैं, वरना अधिकतर वर्ब इसमें ऐसी हैं जिनमें बेयर इन्फिनेटिव आएगा। लेट मी डांस, ही मेड मी सिंग, आई सॉ हिम गो देयर। ऑब्जेक्ट लिखा होगा और ऑब्जेक्ट के बाद एक एक्शन दिया होगा। ठीक है, आपको हिंट में बता देता हूँ, एक तो इन वर्ब पे नज़र मार लेना थोड़ी सी, उसी से थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, वरना इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये एरर आ गया। ऑब्जेक्ट लिखा हो और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ एक्शन जैसा लिखा हो और ये उसको परफॉर्म कर रहा हो, तो समझ जाना ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बन गया। और इनमें से अगर कोई वर्ब होगी तो फिर बेयर इन्फिनेटिव आपको लिखना पड़ेगा। बिना टू वाला इन्फिनेटिव को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। बिना टू वाले इन्फिनेटिव को बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। आओ करके दिखाओ जरा। हाँ जी, शी लेट्स हर ब्रदर टू बोरो हर कार वेन एवर ही नीड्स टू गो टू वर्क। वो अपने भाई को उसकी कार ले लेने देती है जब उसे काम के लिए जाना होता है। तो लेट समबडी डू समथिंग, है ना। शी लेट्स हर ब्रदर, वो अपने भाई को ये काम कर लेने दे देती है। तो ब्रदर जो है यही बोरो कर रहा है। ऑब्जेक्ट लिखा हो, बाद में एक्शन लिखा हो और ये इसका डूअर, तो समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाते हो तो वो बेयर फॉर्म में आता है, बिना टू के आता है। वी हर्ड हिम टू से वेरी मीन थिंग्स अबाउट योर वाइफ एंड पेरेंट्स। हमने उसको बहुत मतलब बहुत मीन बातें करते हुए सुना तेरी वाइफ और पेरेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे वी हर्ड हिम, किसी को कुछ करते हुए सुनना, किसी को कुछ करते हुए देखना, किसी को कुछ करने देना। ऑब्जेक्ट के बाद एक एक्शन लिखा और ये इसका डूअर हो, तो समझ जाना कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बन गया। और इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो बेयर फॉर्म में लगाओगे। वी सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, हमने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा। अब जैसे देखो, वी हर्ड हिम सेइंग समथिंग, ये भी चल जाएगा, वी हर्ड हिम से समथिंग भी चल जाएगा। यहाँ पे बोरो ही चलेगा। वर्ब पे डिपेंडेंट बात है कि आईएनजी फॉर्म आएगा कि बेयर इन्फिनेटिव आएगा, कुछ में दोनों आ सकते हैं। अब इसमें दोनों आ सकते हैं। देखो, वी सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड भी ठीक है और वी सॉ हिम क्रॉस द रोड भी ठीक है। फर्क क्या मैंने आपको बता दिया। जब आप लिखोगे वी सॉ हिम क्रॉस द रोड, तो बिल्कुल जब उसने रोड के ए पॉइंट से शुरू किया और एंड तक पहुंच गया, पूरा एक्शन देखा। अगर मान लो बाई चांस आप जा रहे थे, वो रोड के कहीं बीच सी में था, हाँ, लेकिन आपको समझ तो आ गया क्रॉस कर रहा है, तो हमने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, तब आएगा क्रॉसिंग। क्रॉस में पूरा एक्शन, क्रॉसिंग में कोई ग्लिम्स उसका। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी आ दोनों सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि हिम के बाद एक्शन लिखा हुआ और हिम इसका डूअर है, तो अपन क्या कर देंगे, वी सॉ हिम क्रॉस द रोड। क्लियर होगी इतनी बात। एक ये फंडा जी, कॉजेटिव वर्ब, बहुत डरते हैं बच्चे इससे, पता नहीं क्या ही जीव जंतु आ गया है ना। कॉजेटिव वर्ब इतना भोला है बेचारा। दो सिंपल से स्ट्रक्चर है। कॉजेटिव वर्ब सबसे पहले तो समझो होता क्या, एक्शन को कॉज करना। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। जैसे अपन कहते हैं ना, उसने मुझसे गाड़ी धुलवाई, उसने मुझसे माफ़ी मंगवाई, उसने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर कराई। इस टाइप वाले सेंटेंस, किसी से कुछ कराना, जरूरी नहीं ह्यूमन बीइंग, वो चीज़ के ऊपर। उसने गाड़ी रिपेयर कराई, खुद नहीं करी, करवाई। ये जो मीनिंग होता है ना, करवाना किसी से, इसके लिए कॉजेटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसके दो स्ट्रक्चर है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले लिखते हैं अपन जिसने काम को कराया, फिर इस स्ट्रक्चर में मेक या हैव वर्ब आती है, स्ट्रक्चर में गेट या हैव वर्ब आती है। सारा गेम है इन दोनों वर्ड का, ध्यान देना। अगर यहाँ पे कहने को तो इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन आगे लिखेगा एक्शन का अगर डूअर लिखा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है बेयर इन्फिनेटिव। अगर रिसीवर लिखा हुआ है तो आता है पास्ट पार्टिसिपल। बस इतना ही गेम है, बस इतना ही इसके अंदर गेम है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अगर मैं लिखूँ, मान लो मदर के लिए शी लिख लेते हैं, शी मेड। अब जरा समझना, मान लो मुझे कहना है शी मतलब माँ ने, उन्होंने मुझसे कमरा साफ कराया, ठीक है। तो मैं कमरा साफ करने का डूअर हूँ। मेड वर्ब के लिए तो ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन जो आगे एक्शन लिखूंगा कमरा साफ करना, उसका मैं डूअर हूँ। तो क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, शी मेड मी। यहां पर अब बेयर इन्फिनेटिव आएगा, शी मेड मी क्लीन द रूम। क्लियर हुई इतनी बात। ऐसे ही अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, शी गॉट। अब मान लो मैं यहां पे रिसीवर लिख दूं, डूअर ना लिखूं। जैसे ये कमरा साफ करने की बात थी, मान लो मैं यहां पे रूम लिख दूं, रिसीवर लिख दूं। कमरा तो किसी को साफ करेगा नहीं, कमरे को साफ किया जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया शी गॉट द रूम, शी गॉट द रूम। अब क्या लिखूं आगे, क्लीन के क्लीन्ड। अब आएगा पास्ट पार्टिसिपल,
क्लीन्ड। अब आगे बताना चाहो बता दो, किससे कमरा साफ कराया, बाय मी लिख दो, बाय द क्लीनर लिख दो, आपकी मर्जी है। बाय द क्लीनर, उसने कमरा साफ कराया क्लीनर से। क्लियर हुई इतनी बात। दो सिंपल भोले भाले से स्ट्रक्चर है। फिर से देख लो मैंने क्या कहा, सारा एरर इस पे बेस्ड है। यहाँ डूअर लिखोगे तो आगे बेयर इन्फिनिटिव आएगा, यहाँ रिसीवर लिखोगे तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। इतनी सी बात है कॉजेटिव वर्ब में। किसी से कोई काम कराना, पहले जिसने काम कराया, फिर आगे ये वर्ब आएंगी। अब ये भी हिंट होता है आपके लिए, ये स्ट्रक्चर ही अपने आप में देखो, मेक हैव गेट, तीन ही तो गिनती की वर्ब है यार। इसके बाद अगर आपको ऐसे दिख रहा हो कि ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है तो समझ जाना कॉजेटिव वर्ब आ गई, है ना। अगर यहाँ डूअर है तो आगे बेयर इन्फिनिटिव आएगा, अगर आगे रिसीवर है तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखो, जैसे सफाई करने का था, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, डूअर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना टू क्लीन आएगा ना क्लीन्ड आएगा, क्लीन आएगा, बेयर इन्फिनिटिव। ऐसे एरर बना के दे देगा, शी मेड मी टू क्लीन, शी मेड मी क्लीन्ड, ऐसे करके एरर आएंगे, क्लीन करना होगा। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भैया यहाँ पे रिसीवर लिखा, कमरा तो किसी को साफ करेगा नहीं, कमरे को साफ किया जाएगा। अब यहाँ पे शी गॉट द रूम टू क्लीन लिखा होगा, शी गॉट द रूम क्लीनिंग लिखा होगा, शी गॉट द रूम क्लीन लिखा होगा, ऐसे करके। तो मुझे पता चल गया रिसीवर है तो पास्ट पार्टिसिपल लगाना। इतना सा काम है, करके दिखाओ। डरो मत, बस सिंपली ये देखो कि कहाँ पे डूअर है और कहाँ पे रिसीवर है। डूअर के बाद बेयर इन्फिनिटिव, रिसीवर के बाद पास्ट पार्टिसिपल। ये दो अक्षरों की कहानी है कॉजेटिव वर्ब की, इससे ऊपर कुछ नहीं। हाँ जी, कोच ने प्लेयर से हर रोज प्रैक्टिस कराई अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए। कोच ने प्लेयर से प्रैक्टिस कराई। अब कराने वाला कौन, कोच, ठीक है। प्लेयर्स प्रैक्टिस करने के डूअर है, प्लेयर्स ने ही तो प्रैक्टिस करी। डूअर लिखा हुआ तो क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। अब इन्फिनिटिव वर्ब से बनता है, ये टाइपिंग एरर रहेगा, यहाँ पे सी नहीं एस सी आएगा, ठीक है। सी वाला नाउन होता है, एस ई वाला वर्ब होता है, इसको भी मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा जी, द डायरेक्टर हैड द एक्टर्स, डायरेक्टर ने एक्टर से रिहर्सल कराई। डायरेक्टर ने एक्टर्स को रिहर्स कराई उनकी लाइंस थॉरोली, स्टार्ट शूट को स्टार्ट करने से पहले। एक्टर जो है रिहर्स करने के डूअर है, फिर से वही बेयर इन्फिनिटिव आएगा। बेयर इन्फिनिटिव आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, रिहर्स लिखना पड़ेगा। रंजन ने कुक से प्रिपेयर कराई एक स्पेशल मील गेस्ट के लिए उसकी बर्थडे पार्टी में। कुक से प्रिपेयर कराई, तो कुक जो है वो डूअर है, डूअर है तो आगे क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा तो प्रिपेयर लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात आपको ध्यान में देनी है, मेक हैव गेट वर्ब आ रही हो और ऐसी फीलिंग आ रही हो कि ये बंदा किसी और से कोई काम करा रहा है तो कॉजेटिव वर्ब का एरर आ गया। कॉजेटिव वर्ब में आपको देखना है कि ये जो आगे लिखा हुआ ना वर्ब टाइप का स्ट्रक्चर, आपको देखना है यहाँ डूअर है तो आगे वेयर इन्फिनिटिव आएगा। अब अगले सेंटेंसेस देखो, इनको करो जरा, आगे से आपकी कॉजेटिव वर्ब की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, कर लिए। अनन्या गॉट हर कार टू रिपेयर बाय द मैकेनिक, अनन्या ने अपनी गाड़ी रिपेयर कराई। अब समझ आ गई बात, अनन्या ने गाड़ी रिपेयर कराई। अब गाड़ी तो किसी को रिपेयर करेगी नहीं, गाड़ी को रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव वगैरह नहीं, यहाँ तो पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए था। गॉट हर कार रिपेयर्ड लिखना पड़ेगा। शेफ ने फूड को टेस्ट कराया, शेफ ने फूड को टेस्ट कराया अपने असिस्टेंट्स को। फूड तो कुछ टेस्ट करेगा नहीं, फूड को टेस्ट कराया जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टेस्टेड लिखना पड़ेगा। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को रिव्यू कराया मेरे सुपरवाइजर से। प्रेजेंटेशन तो किसी को रिव्यू करेगी नहीं, प्रेजेंटेशन को रिव्यू किया जाएगा, तो रिव्यूड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इतनी सी कहानी है। सिंपल सा आपको देखना है, पहले एजेंट टाइप का वर्ड हो, काम को कराने वाला, मेक हैव गेट वर्ब आ रही है, आगे नोटिस करो सिंपल, अगर डूअर लिखा हुआ है तो बेयर इन्फिनिटिव लगा दो, रिसीवर लिखा हो तो पास्ट पार्टिसिपल लगा दो, इतना सा काम है। आगे आगे जी कंडीशनल्स, ठीक है। पहले तो टोटल कंडीशनल के वैसे देखा जाए मोटे मोटे 6 टाइप के एरर आते हैं। एक तो ये सिंपल जो 3 कंडीशनल है, हर किसी ने सुन रखे होते हैं। 3 स्ट्रक्चर हैं जी ये, इफ़ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर,
इफ के साथ V2 वर्ब प्लस नाउन हेड प्लस नाउन और आगे वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, या इफ के साथ हेड प्लस V3 और आगे वुड कुड माइट प्लस है प्लस V3। तीन स्ट्रक्चर हैं, तीनों की अलग अलग जगहें। ये स्ट्रक्चर कब यूज किया जाता है? ये स्ट्रक्चर ऐसी जगहों पर यूज किया जाता है जब आपको लगता है कि ये बात हो सकती है। जैसे सेंटेंस लिख के दिखाता हूं इन्हीं के साथ ही। इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आए, आई विल पनिश यू, अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। इतनी बात समझ में आई? इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू, ये ऐसी बातों को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का काम समझना। देखो काफी जगह आपको ऐसे रटने से ये तीन के तो एरर हो जाएंगे, लेकिन रटने से जो इसका अगला कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड कंडीशनल, वो नहीं हो पाएगा। अगर ये तीन के आपको काम समझ में आए होंगे ना, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये वाला स्ट्रक्चर इफ प्लस प्रेजेंट आगे फ्यूचर, ये स्ट्रक्चर तब लगाते हैं जब आपको लगता है कि ये चीज प्रोबेबल है, हो सकती है। अगर तुम लेट आए मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ये स्ट्रक्चर कब लगाते हैं? ये स्ट्रक्चर लगाते हैं जब आपके हिसाब से चीज अनरियल है। ठीक है, प्रेजेंट की बात होती है, ऐसे मत देखना है V2 वर्ब प्लस नाउन देख के सोचो पास्ट है, पास्ट है नहीं। ये वर्ब नहीं होती बेसिकली, ये टेंस नहीं होता, ये मूड होता है, सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं इसको। V2 को देख के ऐसे मत सोचना पास्ट है। अभी इसका देखो मीनिंग, सेंटेंस लिखता हूँ उससे समझ में आएगा। अगर मैं लिखूं इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड, if I were a bird I would fly to स्विट्जरलैंड कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं एक पक्षी हूं, अगर मैं एक पक्षी हूं तो मैं स्विट्जरलैंड उड़ के चला जाऊं। इफ आई वर वर्ड, यहां पे ये मत कर देना अगर मैं पक्षी होता। वर को देख के ऐसे मत सोचना पास्ट है। अरे ये इमेजिनेशन को दिखाने का तरीका है, ये कोई टेंस नहीं होता। एक छोटी सी मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर ये टेंस होता तो पहली बात तो आई के साथ वॉज आता, और दूसरी बात अगर ये टेंस है, चलो मान लिया मैंने तुम्हारे कहने से टेंस है, टेंस है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं? पास्ट की एक घटना के लिए। फिर तो इसका मतलब हो जाएगा मैं पक्षी था। आई वर अ बर्ड तुम्हारे हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट है, तो जैसे आप लिखते हो ही वॉज अ डॉक्टर, इसका मतलब होता है कि वह डॉक्टर था, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं पक्षी था। क्या ये बात संभव है? सोचो। तो इसका मतलब समझना, ये वर्क को लेके पास्ट मत समझना, ये इमेजिनेशन को दिखाने का तरीका है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर कब यूज करना? ये ऐसी बातों के लिए यूज करना जो अनरियलिस्टिक है, आपके हिसाब से नहीं हो सकती, लेकिन प्रेजेंट की बातें करता है। इसको वर्क को देख के पास्ट में सोचना, अगर मैं पक्षी हूं तो स्विट्जरलैंड उड़ जाऊं, ये इसका मतलब है। ये वाला स्ट्रक्चर कब यूज करना है? ये ऐसी बातों के लिए यूज करना जो पास्ट में खत्म हो चुकी, उनकी उल्टी इमेजिनेशन। जैसे इफ यू हैड, if you had studied if you had studied harder you would have passed the exam। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अगर तुमने और मेहनत से पढ़ाई की होती, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुमने और मेहनत से पढ़ाई की होती, यू वुड हैव पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर गए होते। मतलब एग्जाम हो चुका, वो फेल हो चुका, तब बोल रहे हैं अपन बात। अगर और मेहनत करी होती तो एग्जाम पास कर गए होते। तीन स्ट्रक्चर है, तीनों के अलग अलग काम है। ये स्ट्रक्चर कब यूज करना? जब आपके हिसाब से बात प्रोबेबल हो सकती है, फ्यूचर में होगी, है ना। ये कब यूज करना? जब अनरियलिस्टिक बातें करनी है। ये कब यूज करना? जब पास्ट में घटना हो चुकी, खत्म हो गई, रात गई बात गई होगी, उल्टी बातें करना। पहले आ गया होता तो मैं तुझसे मिल लिया होता, उस दिन तूने पैसे मांगे होते तो मैंने दे दिए होते, ऐसी बातें करना। हरी बात समझ में? फ्यूचर में काम होंगे, रियलिस्टिक होंगे, हो सकते हैं। ये प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक बातें, ये ऐसी बातें जो पास्ट में खत्म हो चुकी, उनकी उल्टी बातें करनी। ये तीन स्ट्रक्चर हैं, तीनों के अलग अलग काम है। ट्राई करो जरा एक बार, ये तीन सवाल हैं, करके दिखाओ।
हाँ जी, इफ यू विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम द बॉस विल डेफिनेटली कंसीडर गिविंग यू प्रमोशन। अगर तुम प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट कर लोगे तो बॉस पक्का मतलब कंसीडर करेगा, सोच विचार करेगा तुम्हें प्रमोशन देने का। प्रोबेबल बात लग गई है, कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं लग रही। हिंट से भी पता चल रहा है कहीं वुड वुड ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। तो आपको टेंस में भी पढ़ाया था कि दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, कंडीशन वाला पार्ट आपको किस में लिखना पड़ता है, फिक्स करना पड़ेगा। तो इफ़ यू फिनिश द प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए, अगर मैं यूएसए का प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट करना था वैसे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट करना था, यूएसए में प्रेसिडेंट होगा। तो अगर मैं इसको भी मैं चेंज कर दूंगा भाई, अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ज़रूर मदद करूँ अफ्रीका के गरीब देशों की। ठीक है, अगर मैं ऐसा हूँ, अगर मैं पक्षी हूँ, अगर मैं शेर हूँ, चीता हूँ, अगर मेरे पास पंख हों, अगर मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ, ऐसी बातें क्या है, अनरियलिस्टिक बातें। अनरियलिस्टिक बातें तो इसको कैसे करना पड़ेगा, वर प्लस नाउन से यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप कुछ होने की बात करोगे तो वर से बनाओगे। अगर मान लो मैं लिखता मेरे पास 20 बिलियन डॉलर होते तो फिर ऐसे लिखते आई वर 20 बिलियन डॉलर्स, नहीं, आई हैड। कुछ है आपके पास, ये वाली इमेजिनेशन करनी है तो हैड से बनाओगे। खुद कुछ बनना चाहते हो, अगर मैं ये होता तो फिर वर से बनाओगे। क्लियर होगी इतनी बात, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, वर ही आएगा, ही वर, शी वर, आई वर, इमेजिनेशन में। ठीक, अगर अभिषेक ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली होती इंजीनियरिंग की तो उन्होंने शायद उसे हायर कर लिया होता। पढ़ते ही पता चल रहा है, अगर डिग्री कंप्लीट कर ली होती ने, यानी ना तो उसने डिग्री कंप्लीट करी और ना ही उन्होंने उसे हायर किया, तो कैसे करेंगे, दे माइट हैव हायर्ड हिम। माइट हायर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइट हैव हायर्ड। अब हो सकता है एक दो बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा हो, सर वुड हैव हायर्ड, कुड हैव हायर्ड, माइट हैव हायर्ड कौन सा लगाएं। देखो, मीनिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अगर अभिषेक ने डिग्री कंप्लीट कर ली होती, दे वुड हैव हायर्ड हिम, वो उसे हायर कर लेते। दे कुड हैव हायर्ड हिम, वो उसे हायर कर सकते थे। दे माइट हैव हायर्ड हिम, शायद वो उसे हायर कर लेते। हल्का हल्का मीनिंग में फर्क है, वुड में, कुड में, माइट में। बाकी और कोई ऐसा फर्क नहीं है कि मतलब कोई ग्रामर उधर कुछ लगेगा तो उससे मीनिंग की बात है ये। नेक्स्ट है जी मिक्स्ड कंडीशनल्स। जैसा मैंने आपको कहा कि जो बच्चे रट के पढ़ते हैं कंडीशनल को, वो वाले 3 सेंटेंस तो कर लेंगे, सिंपल सिंपल रट्टा बिठा लिया। अच्छा, इफ़ के साथ प्रेजेंट फ्यूचर, अच्छा इधर वुड प्लस में वर्ब की बेस हो मैं तो इधर वर से बना दूंगा। अच्छा इधर हैड प्लस V3 है तो माइट प्लस है प्लस V3 कर दूँ। ये तो 3 आप रट्टे से कर लोगे, लेकिन ये आपको कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आएंगे अगर आप रट के कर रहे हो तो। ये उसी को समझ में आएंगे जिसको तीनों की क्लैरिटी है कि कौन सा कंडीशनल कहाँ लगता है, क्यों लगता है, वो स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है। अब समझना, मिक्स्ड कंडीशनल 2 टाइप के होते हैं, नाम से क्लियर है, कंडीशनल मिक्स हो गए। यानी ये जो स्ट्रक्चर आपने शुरू में देखे थे ये वाले, ये स्ट्रक्चर मिक्स हो गए। कौन सा कब लगाते हैं जरा समझना। अब एक स्ट्रक्चर तो ये है, अब इसमें आप नज़र मारो, इफ़ के साथ वर प्लस नाउन, हैड प्लस नाउन, V2, यानी वो जो था ना अनरियल इमेजिनेशन वाला, वो वाला। और आगे वुड कुड माइट प्लस है प्लस V3, ये वो वाला है जो नीचे क्लोज्ड वाले का था, है ना, पास्ट की बातें करने वाले का था। ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ करते हैं जब बातें तो पास्ट की करनी हो, बात तो पास्ट की करनी हो, लेकिन उसमें जो कंडीशन है ना वो अनरियल हो। आप नोटिस करो, जब ये वाली जो बात थी, जो पास्ट की बात करने काम आता था, इसमें अनरियलिस्टिक बातें नहीं होती, मतलब ऐसी बातें थी जो संभव थी। तो टाइम से आ जाता तो तुझे भी प्राइज़ मिल जाता, पहले कॉल कर लेता तो मैं तुझसे मिल लेता, उस दिन तूने मुझे दिक्कत बता दी होती तो मैं तेरी मदद कर देता, अगर मैंने तुझे देख लिया होता तो मैं गाड़ी रोक लेता। ऐसी बातें नहीं करोगे, इसमें शेर होता, चीता होता, घोड़ा होता, 10 बिलियन डॉलर होते। इसमें रियलिस्टिक बातें हो रही हैं। लेकिन मान लो बात करनी है पास्ट की और करनी है अनरियलिस्टिक, तो ना तो ये काम आएगा ना ये काम आएगा। ये काम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात करता है। ये काम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें बातें अनरियलिस्टिक नहीं होती। तो दोनों को देखो मिक्स करना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक बातें करने वाला इधर से उठाया और पास्ट की बातें करने वाला इधर से उठाया, तो स्ट्रक्चर को मिक्स कर दिया, इसीलिए इसको मिक्स्ड कंडीशनल कहते हैं। और दूसरा वाला जो है, देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये वाला है, मान लो मैं इसमें एग्जांपल लिखूं, इफ ही वर अ बर्ड, इफ ही वर अ बर्ड he would have escaped the prison। ठीक है,
एस्केप फ्रॉम भी लगा लेते हैं, एस्केप भी लगा लेते हैं, मैं एस्केप फ्रॉम लिख देता हूँ, ज़्यादा एस्केप फ्रॉम ही चलता है। ठीक है, अब जरा समझना, अगर वह एक पक्षी होता तो जेल से भाग गया होता। ठीक, बात करनी है मुझे पास्ट की, कभी पहले की बात करनी है मान लो मुझे। ठीक है, मान लो 5 साल पहले मैं जेल में था, किसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर भाई ये पक्षी होता ना तो जेल से भाग गया होता। बात करनी है पास्ट की लेकिन कंडीशन लिखनी है अनरियलिस्टिक, तो वहां ये स्ट्रक्चर काम आएगा। ऐसे दूसरा, मान लो कि कंडीशन तो है पास्ट की, कंडीशन तो है पास्ट की, अगर ऐसा हुआ होता, अगर ये कर लिया होता, और रिजल्ट पास्ट में नहीं, रिजल्ट प्रेजेंट में चाहिए। अब ये कंडीशन तो पास्ट की करता है लेकिन ये रिजल्ट भी पास्ट में कर देता है। कंडीशन चाहिए पास्ट की लेकिन रिजल्ट चाहिए प्रेजेंट का, इसमें रिजल्ट फ्यूचर में आता है। कंडीशन चाहिए पास्ट की, रिजल्ट चाहिए प्रेजेंट का, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर से ये उठा लूंगा, इधर से ये उठा लूंगा। तो बेसिकली दो मिक्स जो बनते हैं, एक तो इस स्ट्रक्चर को चिपका के और एक इस स्ट्रक्चर को चिपका के बनते हैं। तो ये वाला कब यूज होगा, अगर मान लो मैं लिखूं इफ यू हैड रेस्टेड येस्टरडे, अगर तूने कल आराम कर लिया होता, इफ यू हैड रेस्टेड येस्टरडे यू वुड, अगर तूने कल आराम कर लिया होता तो आज तू थका हुआ ना होता। मुझे ये कहना है यू वुड नॉट बी टायर्ड टुडे। अब पास्ट की बात नहीं करनी है, पास्ट की बात नहीं करनी है, अगर तू कल रेस्ट कर लिया होता तूने तो अभी तू थका हुआ नहीं होता। यू वुडेंट बी टायर्ड नाउ लिख दूं, यू वुडेंट बी टायर्ड टुडे लिख दूं, तो मुझे पता चल गया ना रिजल्ट मुझे प्रेजेंट में चाहिए, तो इसके लिए मिक्स्ड कंडीशनल की जरूरत पड़ती है। तो फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग पे लोड पड़ेगा, कंडीशनल अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, मेरा ग्रामर का फ्री कोर्स भी डाल रखा मैंने, इसी यूट्यूब चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा। कंडीशनल के लेक्चर अगर आपने नहीं देख रखे हैं, डायरेक्ट ये समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, पहले उसको देख लो, फिर आपको ये आसान लगेगा, और इतना आसान जिंदगी में कभी नहीं लगा होगा, ये भी आपको बता देता हूँ। तो ये दो टाइप के मिक्स्ड कंडीशनल है, क्यों बनाने पड़े, क्या कारण है, कब स्ट्रक्चर यूज होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। आओ करके दिखाओ। हाँ जी, इफ आई हैड बीन हिज फादर, अगर मैं उसका पिता होता तो मैंने उसे एक लेसन सिखाया होता, मैंने उसे सबक सिखाया होता उसके इनडिसेंट बिहेवियर के लिए। अब जरा समझना, ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं, अगर मैं महात्मा गांधी होता, अगर मैं भगत सिंह होता, अगर मैं रमेश होता, अगर मैं उसका पिता होता, क्या ये सेंटेंस कभी रियल हो सकते हैं? मान लो तुम राहुल नहीं हो तो क्या बन जाओगे? बोलो, क्या ये बात संभव है? तो ये बात तो हमेशा अनरियलिस्टिक रहेगी ना। अब जरा समझना, देखो रट के करने वालों का देखो कैसे धराशायी होंगे वो, क्योंकि वो तो रट के गए हैं। इफ के साथ हैड प्लस V3, वुड प्लस है प्लस V3, नो LL, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना। तीसरा कंडीशनल है, क्लोज कंडीशनल है, उसको तो ये नो एरर लगेगा। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है कि ये स्ट्रक्चर आप तब यूज कर सकते हो जब पास्ट की एक घटना हो जो हो चुकी हो, उसका उल्टा इमेजिन करना हो, क्या ये वाली बात कभी रियल बन सकती है? नहीं बन सकती। तो यानी मिक्स्ड कंडीशनल लगेगा, इफ आई वर हिज फादर, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ आया? इफ शी हैड बीन अ US सिटीजन, अगर वो एक US सिटीजन होती तो उसको वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलती जो वो डिजर्व करती है। अगर तुम US सिटीजन नहीं हो तो क्या बन सकते हो? सोचो। अब वो वाला पॉलिटी वाला दिमाग मत लगाना, सर 15 साल कोई मार रह जाए, PR ले ले तो बन जाएगा, वो वाला नहीं। जो जहां पे पैदा होता उस लॉजिक से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो इसमें सेंटेंस में थोड़ा सा और चेंज कर दूंगा, इफ शी हैड बीन, मतलब इंग्लैंड में पैदा हुआ ऐसा कुछ लिख दूंगा, बॉर्न कर दूंगा, चलो मैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इफ शी हैड बीन फ्रॉम US कर देता हूँ, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, क्योंकि तुम कहोगे सिटीजन विटीजन तो बाद में ही बन सकते हैं। US से होती, जैसे आप इंडिया से हो
जैसे आप इंडिया से हो तो क्या कल को यूएस से ऐसे कह दो कि यूएस से हो, जहां पैदा हुए वहीं के कहलाओगे, है ना, कितना ही जोर लगा लो उसको तो बदल नहीं पाओगे। तो इस सेंटेंस को मैं कर देता हूं इफ शी हैड बीन फ्रॉम यूएस, फ्रॉम द यूएस, ठीक है। अगर वो यूएस से होती तो उसको वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती जो वो डिजर्व करती थी। अब रटने वालों को तो देखो, हैड प्लस V3, वुड प्लस है प्लस V3, चकाचक, नो एरर। लेकिन आपको पता है ना, अगर कोई व्यक्ति आज यूएस का नहीं है तो कभी भी नहीं हो सकता जिंदगी में। जो जहाँ पैदा हो गया वो तो पत्थर की लकीर हो गई, वो तो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। तो ये भी अनरियलिस्टिक में जाएगा, यानी मिक्स्ड कंडीशनल बनाना पड़ेगा। इफ शी वर फ्रॉम द यूएस लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर हुई इतनी बात? इफ जूही हैड आस्क्ड हर क्लासमेट्स फॉर हेल्प दैट डे, अगर जूही ने उस दिन अपने क्लासमेट्स की मदद मांगी होती, अगर जूही ने उस दिन अपने क्लासमेट्स की मदद मांगी होती तो आज वो जिंदा होती। इफ प्लस हैड प्लस V3 और इधर कुड प्लस है प्लस V3। रटने वालों का ऐसा होता बंटाधर। अब जिनको पता है कि ये जो क्लोज्ड कंडीशनल होता है, तीसरा वाला जो कंडीशनल होता है, इफ प्लस हैड प्लस V3 क्लोज्ड कुड प्लस है प्लस V3, तो तब लगाते हैं जब पास्ट की घटना हो, पास्ट में खत्म हो चुकी हो। आज जिंदा नहीं हो, आज जिंदा होती है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो समझ जाओ क्लोज्ड मिक्स्ड कंडीशनल बनाने का समय आ गया। अब कंडीशन तो पास्ट की है लेकिन रिजल्ट मुझे प्रेजेंट में चाहिए, तो यानी मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2 वाला बनाना पड़ेगा। शी कुड हैव बीन नहीं, शी कुड बी अलाइव लिखना पड़ेगा। फिर बताता हूं, अगर कंडीशनल आपने डायरेक्ट यहां से ये रिवीजन से ही समझने की कोशिश करो, नहीं आएगा बच्चे, हैवी टॉपिक है। लेकिन एक बार अगर उसको देख लिया और फिर ये क्लास देख लिया आपने, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, मजाक हो जाएगा कंडीशनल। चलो जी, आपके लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, कॉन्सेप्ट नंबर 100, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चे, वॉइस नरेशन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जैसा नहीं है, वो पूरा ही एक ही लेवल का है, वो सारा एक ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको 100 रूल्स पे ख़त्म कर दिया। सारी ग्रामर आपकी इन 100 रूल्स के अंदर आपकी रिवाइज हो जाएगी। और मैंने कोशिश, देखो आपने आज की क्लास भी देखी होगी, मैंने कोशिश हमेशा यही करी है कि बस रटा ना दूं भी, रूल नंबर 1 2 3 ये आता है, ये होता है। कोशिश करिए क्यों होता है बताने की आपको। इसीलिए अपनी जो सीरीज़ है, बाकी पहले आपने इंपॉर्टेंट रूल, गोल्डन रूल आपने 50 सीरीज़ देखी होंगी, उससे अलग ही इसी वे में स्ट्रक्चर है जी। आई विश वाले, आई विश का मतलब होता है काश, आई विश का मीनिंग है जी काश, ठीक है। अब काश के बाद दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो V2 या हेड प्लस V3। आई विश के साथ दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो V2 या हेड प्लस V3, और बिल्कुल आसान। हेड प्लस V3 कब लगाना है? जब पास्ट की बात करनी हो। V2 कब लगाना है? जब प्रेजेंट की बात करनी हो। काश मेरे पास एक गाड़ी हो, V2। काश वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, V2। काश मेरे पास $10 मिलियन हो, V2। काश काश मेरे पास एक गाड़ी होती जब मैं कॉलेज में था, हेड प्लस V3। काश मैंने इंग्लिश सीख ली होती जब मैं स्कूल में था। काश मैंने स्विमिंग सीख ली होती जब मैं 3rd क्लास में था। तभी इतना सा काम है, करके दिखा दो। हाँ जी, काश मुझे पता होता है इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पास्ट का कोई हिंट है? नहीं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई विश आई न्यू। मैं फिर बता रहा हूँ, ये न्यू को देख के ऐसे मत सोचना पास्ट की बात हो रही है। V2 प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रहा है यहाँ पे, ये टेंस नहीं है आपका, ठीक है। फिर एक बार हिंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये टेंस होता तो आई न्यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन का मतलब क्या होता कि मुझे पता था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पता था तो क्या ये सेंटेंस लिख पाते? ये इमेजिनेशन को दिखाने के तरीके हैं बच्चे। ये टेंस की जब तक वो बुद्धि में रखोगे ना कि V2 मतलब पास्ट, V2 मतलब पास्ट, बहुत दिक्कत होगी ये समझने में। ये इमेजिनेशन को दिखाने के तरीके हैं, ठीक है। ये टेंस से हटके हैं, इनको सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मूड बोला जाता है इसको, कि V2 से प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है और हेड प्लस V3 से पास्ट की। काश मैं और ज़्यादा फ्लुएंट होता अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। पास्ट का कोई हिंट है? नहीं है। तो आई विश आई वर। क्लियर हो गया? काश मैंने अपने पेरेंट्स की सलाह मान ली होती पैसे सेव करने को लेकर, जब मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जब मेरी कंपनी ठीक ठाक प्रॉफिट बना रही थी, अच्छा प्रॉफिट बना रही थी। पास्ट की बात है तो आई हैड लिसन्ड करना पड़ेगा।
आई विश के बाद दो स्ट्रक्चर बनते हैं, V2 वाला हेड प्लस V3 वाला। पास्ट का हिंट होगा तो हेड प्लस V3, नहीं है तो फिर V2 से बनाओगे। और इमेजिनेशन में ध्यान रखिएगा हमेशा वर से बनेगा। अगर बी की फॉर्म वाला बनाना है ना, पोजेशन वाला, काश मेरे पास ये होता तो आई हैड से बनाते। और खुद कुछ बनना चाहते हो, मैं फ्लुएंट होता, ये होता, वो होता, तो फिर किससे बनाओगे? वर से बनाओगे। आई विश, आई वर, शी वर, ही वर, वॉज मत लगा देना, इसमें ध्यान रखना। तो ये है जी आपका होमवर्क। लास्ट में एक बार फिर बता रहा हूँ, ये जितने अपन ने 100 कॉन्सेप्ट्स करे हैं, जो 10 क्लासेस हैं, इनकी एक कंपाइल्ड PDF जिसके अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएं थोड़ी प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर, कंसाइज वे में, 8 से 10 दिन में। जहाँ पे ये सारी की सारी PDF डली हुई है ना, कमेंट में अपनी ऐप का लिंक पिंड है, उसको इंस्टॉल कर लो। फ्री PDF नाम से उसमें आइकन है, वहीं पर डल जाएगी। 8 से 10 दिन देखो मुझे लगेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से बहुत शिद्दत से ये रिवीजन सीरीज़, क्विक रिवीजन सीरीज़ कह लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ कह लो, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ कह लो, 100 गोल्डन रूल्स कह लो, जो आप नाम देना चाहो, मैंने अपनी तरफ से इसको बहुत शिद्दत से पढ़ा है कि जिस बच्चे ने एक बार कोर्स कर रखा है, बहुत जल्दी उसको रिवाइज करना, उसकी बड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है जी। और इसमें भी मैंने कोशिश करी है कि ऐसे कट 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 रटाया नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये मेहनत पसंद आई हो तो भैया वो लाइक, कमेंट, शेयर, वो एल्गोरिदम वगैरह देख लेना, ठीक है। कमेंट करके अपना रिव्यू बताना कैसी लगी सीरीज़, और इनके आंसर तो देखो आपको बताना ही, ठीक। एडवांस और कंडीशनल अच्छे चैप्टर थे, इनके आंसर हर बच्चा कमेंट करना। मिलेंगे और कोई सीरीज शुरू करेंगे, है ना। अभी जैसे CHSL के CPO वगैरह के एग्जाम्स हुए तो उनके अंदर आए एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, EDM, वन वर्ड, उसकी कोई सीरीज़ लेके आएंगे बाकी, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, आप सबको ऑल द बेस्ट।